KVPY के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो सीरीज में फर्स्ट लेक्चर काइनेमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम ली है हम लोगों ने। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज कवर करना तो लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ कोशिश करी है कि मैक्सिमम कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जिसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है उस टाइप की प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए आपको, इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम चाहिए, कुछ और डिफिकल्ट प्रॉब्लम चाहिए, या किसी कंसेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका पर्टिकुलर वीडियो हम बना के अपलोड कर दिया जाएगा आपके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, two particles A and B are connected by a rigid rod A and B. The rods slide along perpendicular rails as shown here. The velocity of A to the left is 10 meter per second. What is the velocity of B when angle alpha is equal to 30 degree? तो बड़ा इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रिजिड बॉडी कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, उस चीज़ को हम ध्यान रखते हैं। तो रिजिड बॉडी जो दे रखा है इसका मतलब ये है कि इसका जो लेंथ ऑफ रॉड है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इसी को। तो लेट्स से इसका वेलोसिटी हमें गिवन है, वो इस डायरेक्शन में है, और इसका वेलोसिटी ये इधर मूव करेगा। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन है उस डायरेक्शन में हम वेरिएबल कंसीडर करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट है ये वी ए, और ये है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी वी बी। अब लेंथ ऑफ रॉड कांस्टेंट है, तो अलोंग लेंथ ऑफ रॉड वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्योंकि अलोंग लेंथ ऑफ रॉड यदि वेलोसिटी कंपोनेंट डिफरेंट हो गए तो आपका रॉड का लेंथ क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट ये है इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ का इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा इसका ए पॉइंट का, वो आएगा वी ए कॉस अल्फा, वी ए कॉस अल्फा। और यहाँ पर ये जो एंगल है ये होगा 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा वी बी कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फाइनली वी ए cos alpha, it must be equal to VB cos 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ से VA का वैल्यू कितना है बेटा, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, VA cos अल्फा इज इक्वल टू VB साइन अल्फा हो जाएगा। हमें चाहिए VB, तो VB का वैल्यू हो जाएगा VA cos अल्फा बाई साइन अल्फा। तो यहाँ से VB इज इक्वल टू VA कॉट अल्फा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, VA का वैल्यू 10 है और कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 10√3 मीटर पर सेकेंड। रफली इसका वैल्यू आएगा 17.3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन का आंसर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ है वो इम्पोर्टेंट है कि रिजिड बॉडी कंसेप्ट में जो लेंथ के अलोंग जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ रॉड क्या है, कांस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल alpha with horizontal from the foot of inclined plane, making an angle beta with horizontal. Which of the following expression holds good if the particle strike the inclined normally? तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी बड़ा आसान सा होता है। इसका बेसिक कंसेप्ट है, यदि आपने प्रोजेक्टाइल को ठीक से एनालाइज किया है
तो इस कंसेप्ट को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली क्या है सिचुएशन, ये इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से जो एंगल फॉर्म कर रहा है, द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द फुट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल बीटा। तो इंक्लाइंड प्लेन का ये एंगल जो है ये बीटा है और पार्टिकल को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है ऐसे, विच मेक एन एंगल अल्फा। तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा इंक्लाइंड के रिस्पेक्ट में वो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ये शायद सबको पता है बड़े आसानी से, इतना तो पढ़ा ही है। इस टाइप की प्रॉब्लम अप्रोच करना है तो हम एक्सिस सिस्टम क्या कर लेते हैं, इंक्लाइंड के अलोंग एज्यूम कर लेते हैं और सारे पैरामीटर्स जो हैं वो इंक्लाइंड के अलोंग ही कंसीडर करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस इसके लिए हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी ये आपका u है, तो अलोंग द इंक्लाइंड जो वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा वो आएगा u cos अल्फा माइनस बीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो आएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा। और पार्टिकल इस तरीके से जाएगा और पार्टिकल इंक्लाइंड में नॉर्मली क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एग्जैक्ट सिचुएशन है क्वेश्चन की। अब यहाँ पे यदि हम रिजॉल्व करें तो यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होती है, वो g है। तो g का यदि हम इसको रिजॉल्व करें अलोंग द इंक्लाइन, क्योंकि सारे पैरामीटर हमें अलोंग द इंक्लाइन ही कंसीडर करने हैं, तो g का इधर वाला कंपोनेंट आएगा g cos बीटा और इधर वाला कंपोनेंट आएगा g साइन बीटा। मतलब x के लॉन्ग वाला कंपोनेंट है g साइन बीटा और y के लॉन्ग वाला कंपोनेंट है g साइन g cos बीटा। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं आसानी से, तो ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। जो फॉर्मूले से बात करें तो फॉर्मूले से होता है 2uy/ay, आपको याद होगा अच्छे से। तो इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है टाइम ऑफ फ्लाइट का, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई करें तो उसके हिसाब से जो टाइम आएगा उसके अलोंग वाई के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं, एक्स के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। क्योंकि हमें एक चीज पता है कि ये फाइनली नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, तो वी वाई सॉरी वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब जरा देखो, ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स जीरो रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी है u कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा और प्लस ए एक्स जो है वो माइनस जी साइन बीटा और करस्पॉन्डिंग टाइम टी। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे एक्स के लॉन्ग क्या हो रही है, जीरो हो रही है। एक्स के लॉन्ग वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है वेलोसिटी का, यहाँ पे वो जीरो हो रहा है, तो करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो यहाँ से जो टी का वैल्यू आएगा वो आएगा u कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी साइन बीटा। ये इक्वेशन सेकेंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेट कर देते हैं दोनों को, u 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस बीटा इज इक्वल टू u कॉस अल्फा माइनस बीटा। बेटा कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट तो बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे आंसर तो आ ही जाएगा।
कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट तो ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे क्या रिजल्ट आएगा, और एक इन्फॉर्मेशन नॉर्मली स्ट्राइक की दी थी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स फर्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस अप्लाई की है, अलोंग द इंक्लाइंड अप्लाई की है, वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से u से u कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ये आएगा आपका 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा डिवाइड बाई साइन बीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट बीटा। इसी को बोल सकते हैं इफ पार्टिकल स्ट्राइक नॉर्मली देन इट विल बी द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो ये आपका किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो ये कि बताओ क्या रिलेशन होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है तो अल्फा बीटा में रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो ये आपका शायद बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम में पहुंचते हैं। ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इस टाइप के प्रॉब्लम भी आईआईटी में काफी फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। तो इसको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो गिवन है y इज इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है हमारे पास वो है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो ये तो बहुत, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना तो बड़ा आसान है। यदि हम इस इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये x का कोफिशिएंट यहाँ पर टेन थीटा है, और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो √3 है। तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आपका पाई/3, मतलब 60 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट है। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं हम। यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और फिर इसका एक्स स्क्वायर वाला कंपोनेंट यदि कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी आ जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगी तो आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो। हम बहुत सारी चीजें यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अ पार्टिकल is moving on a circular path of radius 10 by √19 meter in such a way that magnitude of its velocity varies with time। वो वेरिएशन हमें गिवन है v is equal to 2t square plus t, where v is the velocity in meter per second and t is the time in second। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है और जैसा बोल रहा है वैसा करते जाना है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताना है। तो पहली बात तो यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और सर्कल में मूव कर रहा है, तब प्रॉपर सर्कल नहीं बना है, तो आप इमेजिन कर लो कि प्रॉपर सर्कल है। तो चलो हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक प्रॉपर सर्कल है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो वेलोसिटी है इसका, टेंजेंशियली जो स्पीड है वो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन, ये v है, ये v है। अब यदि टेंजेंशियल वाली स्पीड वेरी कर रही है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और स्पीड है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। क्या होगा बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बताएगा। तो at का वैल्यू डायरेक्टली हम निकाल लेंगे यहाँ से, dv/dt वो वैल्यू आएगी 4t + 1।
ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, लेकिन वो किस टाइम पे फाइंड करना है हमें, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो ए टी का वैल्यू आ जाएगा बेटा 4 × 2 + 1 इज इक्वल टू 9 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, आसान है, बस क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करते जाना है ध्यान देके। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बात करें तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 2 × 2 स्क्वायर + 2। ये वैल्यू जो आ रही है आपकी, ये वैल्यू आ रही है आपकी, कितना हो गया ये हो गया 4 इंटू ये 8 और ये 10 मीटर/सेकेंड। 10 मीटर/सेकेंड तो इसका स्पीड है। अब यहाँ से हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता है वो होता है v²/r। तो v² मतलब 10²/r, और रेडियस हमें गिवन है 100/√19। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ये आपको पता है। तो ये से कुछ होगा, ये होगा नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू बेटा, जो रिजल्टेंट होगा, और ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। और यहाँ से आपको इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, और आफ्टर समेशन ऑफ वैल्यू ये जो फाइनल आंसर आएगा, ये ए सी का वैल्यू बेटा यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, और ए टी का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। देन आपका ए नेट आएगा आफ्टर कैलकुलेशन, वो आ रहा है 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। आप कैलकुलेट करके बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छे से हमें क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, सिचुएशन क्या है। चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है। पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, पाथ बताना है। तो यहाँ से जरा गौर से देखो, पाथ क्या होता है आपको पता है। पाथ होता है एक्स वाई में रिलेशन, और एक्स वाई में जो रिलेशन आएगा वही बताएगा कि वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, क्या है। तो एक्स वाई में हमें रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर गिवन है r इज इक्वल टू 4 sin 2π t i कैप प्लस 4 cos 2π t j कैप। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि आई कैप का कोफिशिएंट एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो जे कैप का कोफिशिएंट है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू है 4 sin 2π t, और जो y का कोफिशिएंट है या y है वो है 4 cos 2π t। अब यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है। यहाँ से साइन का वैल्यू हो गया आपका, बस मैथमेटिकली अब इसको सॉल्व करना है। तो sin 2π t का वैल्यू आ गया आपका x/4, और y यहाँ से cos 2π, cos 2π t का जो वैल्यू आया वो y/4। अब यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो साइन स्क्वायर, भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, टाइम को एलिमिनेट करना कैसे भी करके, प्लस कॉस स्क्वायर 2π t इज इक्वल टू x²/4² प्लस y²/4²। तो ये हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो यहाँ से आ जाएगा सिंपली x² प्लस y² इज इक्वल टू 4², और ये बिल्कुल
पता है सबको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर्कल। तो पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी सर्कल। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। इस टाइप के प्रॉब्लम भी आते हैं जो आपको ढंग से क्या करने हैं, अप्रोच करने हैं। इन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेसिक तरीका ये है, यदि पाथ बात पूछा होता है तो एक्स वाई या जेड में रिलेशन निकालना होता है, और जो अदर पैरामीटर लाइक टाइम होते हैं उन्हें क्या करना होता है, किसी भी तरीके से मैथमेटिकली क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। ये फंडामेंटल या बेसिक अप्रोच इस टाइप की प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने की होती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a1 for some time and then goes with uniform retardation a2 for some more distance to come to rest at station B. The distance between A and B is 4 kilometers and the train takes 4 hours to complete this journey. If the acceleration and retardation are in kilometer per hour square, then तो बिल्कुल जैसा बोल रहा है वैसे ही करते जाते हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से लेट्स से ये एक्सेस सिस्टम है और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की बात कर रहा है, तो हम यहाँ से बात करें, एक्सेलरेशन दिया है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और यूनिफॉर्म है तो स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये ऐसे मूव किया, ये ठीक है, ये आपका θ1 है कुछ टाइम के लिए, फिर रिटार्डेशन हुआ और फाइनली क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। तो फिगर बना लेते हैं प्रॉपरली, ये और फाइनली रेस्ट पे आ गया, और ये लेट से आपका θ2 है। तो जो A1 है, A1 होगा आपका tan θ1, ये एक्सेलरेशन है, और जो A2 होगा वो होगा tan θ2, ये आपका रिटार्डेशन। ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। दूसरी बात, यहां से यहां तक का टाइम लेट से t1 है, और यहां से यहां तक का टाइम ये t2 है, मतलब ये टाइम आपका t1, ये t2, और ये टाइम आपका t2। ठीक, ये वेलोसिटी है। अब यहां से बात करें तो ये जो होगा इसमें, अब देखो, यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई करूं t1 के लिए, मतलब ए से ये फाइनल स्टेशन है बी और ये सी, तो ए से सी के लिए अप्लाई करूं तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट सी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, और प्लस a1 t1। बिल्कुल आसान है। ऐसे ही मैंने सी से बी तक के लिए अप्लाई करूं तो वेलोसिटी ऑफ बी 0 है, वेलोसिटी ऑफ सी कितना है बेटा, a1 t1, और रिटार्डेशन है तो माइनस a2 t2। तो यहां से डायरेक्टली एक रिलेशन आ गया, वो आ गया a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। दूसरा, आपको अच्छे से याद होगा, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है, तो जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो देगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर 4 टोटल डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू हाफ बेस t1 प्लस t2 इंटू हाइट a1 t1, ये इक्वेशन सेकेंड। और साथ में हमें पता है कि जो टोटल टाइम टेकन है t1 प्लस t2 वो आपका है 4 आवर्स, तो इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन एलिमिनेट करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हमें चाहिए a1 और a2 में रिलेशन, तो टाइम कैसे भी करके एलिमिनेट करना है। तो फाइनल रिलेशन जो आ रहा है वो आ रहा है, आप सॉल्व करके देख लेना, a1 प्लस 1 बाई a2 इज इक्वल टू 2। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव
क्या है यहाँ पर, आंसर मैटर नहीं करता, आंसर तो फाइनली आ ही जाएगा। बेसिक अप्रोच ये है कि हमें A1 A2 में किसी भी तरीके से रिलेशन लेके आना, तो जो अदर पहले पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कैसे भी करके क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आया कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है। तो जो अवेलेबल टूल्स हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो बेसिक इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हैं तीन जो हमारे पास हैं। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यही तीन अवेलेबल टूल्स हैं, इन्हीं को किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, और उससे हमें आंसर को, उनको यूज करके आंसर तक पहुंचना है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज टी दे रखा है, तो ऑप्शन भी टी के फॉर्म में है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी दे रखा है, ठीक है। द डिस्टेंस ए बी बताना है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो बेसिकली इसको हम अलोंग द इंक्लाइन मान के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करें। इस पॉइंट को मान लेता हूं बी डैश, बी डैश। अच्छा, ए से बी तक का जो टाइम है वही ए से बी डैश तक का टाइम होगा, भाई एक ही बात है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग। तो यहां से यदि मैं देखूं तो ए बी डैश, ये डिस्टेंस की बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग या इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग हमें पता है एक्सेलरेशन 0 है, तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो बड़ा आसानी से लिख सकता हूं मैं u, u cos 60 डिग्री इंटू टी, ये टाइम है। और ये कितना होगा, ए बी डैश के बराबर होगा। और इसका वैल्यू लिख देते हैं, u cos 60 होता है 1/2, तो u/2 इंटू टी। चलो अब जरा इस ट्रायंगल पे देखें, ए बी बी डैश, तो ट्रायंगल ए बी डैश बी, इसमें हमें बेसिकली फाइंड करना था ए बी, और मेरे पास ए डैश बी आया, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से cos 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस का वैल्यू हम निकाल चुके हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए था। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकली हमें सोचना होता है कि कौन सा रिलेशन यूज करें। तो यहां से ए बी इज इक्वल टू ए बी डैश डिवाइड बाई cos 30 डिग्री। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास ut/2 है, और डिवाइड बाई cos 30 √3/2, ये है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया ut/√3, इट विल बी द आंसर। तो बस गौर से थोड़ा सा ध्यान देके चीजों को एलिमिनेट करना है, और बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसा बोल रहा है वैसा करते जाना है, और क्वेश्चन को समझना लगभग 80% प्रॉब्लम को सॉल्व करने जैसा होता है। अ मैन होल्ड्स एन अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप हिमसेल्फ ड्राई, ठीक है। ही देन रन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड्स द रेन ड्रॉप्स टू बी हिटिंग वर्टिकली। Speed of the raindrops with respect to the running man and with respect to each r with respect to earth r। तो जैसा बोल रहा है पहले वैसा करने की कोशिश करते हैं। उसने बोला है कि इनिशियली जब मैन रेस्ट पे है तो उसको 30 डिग्री पे रखना पड़ रहा है अम्ब्रेला को। तो फर्स्ट सिचुएशन देखें, तो ये ऐसे ऐसे रहना आ रही होगी, तो अम्ब्रेला किधर होगा, अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा,
ये अम्ब्रेला, ठीक। और ये जो है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, और ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री है, वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रहा है। तो ये सिचुएशन हमें गिवन है। अच्छा, तो ये फर्स्ट सिचुएशन है, ठीक है। अब उसने बोला है कि he then run at speed of 10 meter per second and find the raindrop hitting vertically। तो दूसरी सिचुएशन ये है कि जब वो रन करने लगा इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तब जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो वर्टिकली हो गई, तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो हो गया वो वर्टिकल हो गया। ये सिचुएशन है, ठीक है। तो क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। ये सेकेंड सिचुएशन है, जब उसका स्पीड कितना हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो ये बेसिकली जैसा बोल रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करते जाना है हमें। अब जरा देखते हैं इसको, यहां से यदि मैं इसको कंबाइनली ड्रॉ करूं, तो ये जो डायरेक्शन था बेटा, ये था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और सारी मैंने वेलोसिटीज यहाँ पर ड्रॉ कर दी हैं, और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। अब यहां से यदि मैं साइन 30 डिग्री अप्लाई करूं, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखते जाना। क्या फाइंड करना है वो उस पर डिपेंड करता है कि साइन अप्लाई करें, कॉस अप्लाई करें या टेन अप्लाई करें। तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वैल्यू रख देते हैं, तो ये 10 है, डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैंने वहां पर दिखाई दिया है, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ गया आपका 5 साइन 30 डिग्री 1/2। हाँ, तो डिवीजन में आएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ध्यान से देख लेना, कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। तो ये तो आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है ना। दूसरा पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, रैन का स्पीड कितना है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो आ गया। और स्पीड ऑफ रैन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द रनिंग मैन, तो ये सेकंड ये आ गया आपका। और हमें चाहिए, ये चाहिए, चलो तो ये भी आ जाएगा बड़े आसानी से। इसमें क्या करें, कॉस अप्लाई कर दें, क्या दिक्कत है, वो देखते जाओ आप बस। कॉस 30 डिग्री वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 20 मीटर पर सेकेंड। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन डिवाइड बाई 20। तो ये अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये हो जाएगा आपका 10√3 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो इसको देख लो, इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करनी है, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में और इससे रिलेटेड रिवर प्रॉब्लम वगैरह लेके भी आएंगे, रैन की कुछ प्रॉब्लम और करेंगे, तो और आप उसमें क्लियरिटी आपको आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 6 particles situated at a corner of regular hexagon
of side A move at a constant speed v, each particle maintain a direction towards the particle at the next corner. Calculate the time the particle will take to meet each other. तो इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए मैं जनरल मेथड बना देता हूँ, वो किसी भी सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है। तो जनरल मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, उससे आपके लिए आसान रहेगा और किसी भी सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते हो फिर उसको, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए। तो लेट्स से ये पॉलीगन है, अभी हेक्सागन की बात कर रहे हैं हम, पॉलीगन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये पॉलीगन है और n नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D और ये E एंड सो ऑन। ये रेगुलर पॉलीगन है। ये क्या है बेटा? रेगुलर पॉलीगन है। इसका कहीं सेंटर होगा, चलो ये सेंटर बना लेते हैं, सेंटर। ये ध्यान से देखने की जरूरत है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है वो हमेशा बी को अप्रोच करता है, ए हमेशा बी को अप्रोच करता है और बी हमेशा सी को अप्रोच करता है और सी हमेशा डी को अप्रोच करता है। क्वेश्चन पढ़ लो। ये अल्टीमेटली जब ये इधर जाएगा तो ये अपने आप को मोड़ेगा, तो अल्टीमेटली इनका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा और फाइनली जाके ये कहाँ पर मिल जाएंगे? सेंटर पे मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके के पाथ फॉलो करेंगे और हमेशा एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे। बेसिकली ये है। अब इनकी n नंबर ऑफ साइड्स हैं। जिस पॉलीगन में कितनी नंबर ऑफ साइड हैं? n नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो 2 पाई पूरे सर्कल का एंगल होता है, डिवाइड बाई n कर देंगे तो ये अल्फा एंगल का वैल्यू आ जाएगा। और अल्फा जो है मैं इसको बोल रहा हूँ, ये अल्फा एक सेगमेंट का एंगल। चलो, साइड लेंथ a है, साइड लेंथ क्या है? a है, ये a। और इस एंगल को मैं बीटा बोल दे रहा हूं, ये बीटा, ये बीटा। तो बेटा ये भी बीटा होगा। अब यहां से अल्फा प्लस 2 बीटा, ये ट्रायंगल के इनर एंगल हैं, वो पाई के बराबर होगा। तो यहां से 2 बीटा का जो वैल्यू आएगा वो पाई माइनस अल्फा आएगा और पाई माइनस 2 पाई बाई एन, ये 2 बीटा का वैल्यू आ गया। चलो आगे देखते हैं। ये जो है इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं। तो 2 बीटा प्लस थीटा, बस एक बार कर लो, बाकी तो बड़ा आसानी से रिजल्ट आ जाता है। ये पाई के बराबर होगा, तो थीटा का वैल्यू होगा पाई माइनस 2 बीटा। तो यहां से पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई बाई एन, ये आ जाएगा रिजल्ट। तो यहां से आ जाएगा 2 पाई बाई एन। मतलब बड़ा आसान है याद करने का। जो ये थीटा होगा वो इस एंगल अल्फा के बराबर होगा, 2 पाई बाई एन। अब इतना काम कर लिया है, ये एक बार करने की जरूरत है, बाकी तो फिर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रेगुलर पॉलीगन था जिसकी साइड कितनी थी? एन साइड थी। अब क्या करें? अब इस टाइप की प्रॉब्लम अप्रोच करना बड़ा आसान है। ये पॉइंट ए है, किसी एक साइड को देखें, ये ए है और ये बी है, ये लेंथ ए है। और ये पार्टिकल जो है इधर मूव कर रहा है, इनिशियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, और ये इधर मूव कर रहा है। स्पीड v है, स्पीड v है, ये एंगल आपका थीटा है। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाएगा बेटा भाई स्टैंडर्ड एक्सेस सिस्टम वी आई कैप। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाएगा v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं तो ए माइनस बी कर देंगे, तो v 1 माइनस
कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप। थीटा हम निकाल चुके हैं, थीटा हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, वो ये है, रख देंगे बाद में। ठीक, अब विद रिस्पेक्ट टू बी यदि हम फिगर को एनालाइज करें, अब सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बी क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा रिलेटिव मोशन का, ये पता होगा, नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसकी उस पर एक लेक्चर बना दूंगा। तो ये क्या हो गया, रेस्ट पे होगा, क्योंकि सारी अब चीजें विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं। और इसके रिस्पेक्ट में इसका इधर वाला वेलोसिटी कंपोनेंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है वी 1 - कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ रहा है, फिगर देख लो, वो आ रहा है वी -जे है ना, साइन थीटा। अब यदि ए को बी से मीट करना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो कंपोनेंट होगा, वो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट होगा ये वाला, एक्स वाला। भाई इसको मीट करना है बी से, तो रिस्पॉन्सिबल तो मीट करने के लिए जो टाइम आएगा, वो टाइम का वैल्यू होगा ए अपॉन वी 1 - कॉस थीटा, वैल्यू रख देते हैं ए डिवाइड बाई वी 1 - कॉस ऑफ 2 पाई/n, ये आपका टाइम टू मीट होगा। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखेंगे तो अभी यदि रेगुलर हेक्सागन है, जब पार्टिकल यहाँ पर होंगे, कोई भी पार्टिकल यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर होगा, तब भी वो रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे, तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है उसका वैल्यू में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट ये है यहाँ पे, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है और हमेशा एक दूसरे का अप्रोच कर रहे हैं, तो हमेशा रेगुलर पॉलीगन बनेगा। तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का ये जनरल फॉर्मूला है, आप चाहो तो याद कर सकते हो इस टाइप में। अब ये हेक्सागन है तो एन की वैल्यू कितना रख जाएगा, 6 रख जाएगा। अब कोई भी होगा, ट्रायंगल होगा, स्क्वायर होगा, उस हिसाब से आप एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एन यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स है, तो यहाँ पर आपका क्या था, हेक्सागन था, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 6 हो जाएगा। और एन का वैल्यू 6 से तो ये कितना हो जाएगा, पाई/3, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, मतलब 1/2, 1/2, तो ये 1/2, तो आंसर आ जाएगा आपका T = 2a/v। जरा चेक कर लो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। एन का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो इट विल बी द फाइनल आंसर। तो एक रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये आ गया है, चाहो तो याद कर लो, ये आपको हेल्प करेगा, बार बार कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज with time t as x equal to a e to the power minus alpha t, where a, b, alpha and beta are positive constant, the velocity of the particle will। बड़ा सिंपल सा है ये, बेसिकली देखा जाए तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। वेलोसिटी निकालना है तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा dx/dt, और डिफरेंशिएट करें तो ये a और ये e टू द पावर माइनस अल्फा टी, और आपका डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ये माइनस अल्फा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका प्लस बी, और ये e टू द पावर बीटा टी, और ये बीटा, तो ये वेलोसिटी है। अब बेसिकली यहाँ पर हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इस फंक्शन को ऑब्जर्व करना है, इस फंक्शन को ऑब्जर्व करना है। और इस फंक्शन में आपने मैथमेटिकली बड़ा अच्छे से देखा होगा, यदि हम इस फंक्शन में टाइम, अब इसके यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से देखना है, तो जो है वेलोसिटी वो कह रहा है कि बी के इंडिपेंडेंट, बीटा के इंडिपेंडेंट है, तो बीटा तो आ रहा है, तो बीटा के इंडिपेंडेंट तो नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन, ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। देख लो यदि अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा तब भी ये एक्सप्रेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इधर ए रहेगा उधर बी रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम बढ़ाऊंगा, टाइम बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा और ये वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगा,
लेकिन ये वैल्यू बढ़ता ही जाएगा यदि टाइम बढ़ाता जाऊंगा, और टाइम बढ़ाता जाऊंगा तो वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। यदि टाइम इंक्रीज करूंगा तो आपका वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी विथ टाइम। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये मैथमेटिकली बेसिकली ऑब्जर्व करना है इस फंक्शन को, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a particle move along the parabolic path y is equal to ax square such a way that x component of velocity remain constant, say c, the acceleration of particle is। चलो देखते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो जो हमें वेरिएशन दिया है वो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर दिया है। यदि हम वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस की बात करें तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस vy इज इक्वल टू dy बाई dt, वो हो जाएगा आपका 2ax एंड dx बाई dt। और मुझे पता है कि जो dx बाई dt है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस विच इज कांस्टेंट, इसको और तो 2ax और इंटू c। अच्छा, बात करना है एक्सेलरेशन की, तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्सेलरेशन along y axis is equal to dvy by dt is equal to 2ac dx by dt। तो यहां से 2ac स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन किसके अलोंग होगा? जे के अलोंग होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट, वो तो जीरो है। क्यों? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? जीरो है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि वेलोसिटी वी एक्स इज इक्वल टू सी, वो क्या है बेटा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये एक्सेलरेशन आ गया, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वाई के लॉन्ग होगा, और वो कितना होगा? तो इसका आंसर हो गया फाइनली ये, इट विल बी द आंसर, और ये आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम था, ध्यान दे लेना इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आए। अ ग्लास विंड स्क्रीन whose inclination with the vertical can be changed is mounted on a car। ठीक है, the car move horizontally with the speed of 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ कार गिवन है, तो जो गिवन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 2 मीटर पर सेकेंड, एट व्हाट एंगल अल्फा विद द वर्टिकल शुड द विंड स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट रेन ड्रॉप falling vertically downward with velocity 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक द विंड स्क्रीन परपेंडिकुलरली। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डाउनवर्ड है, और जो मैन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, या कार जो मूव कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है। तो जो रेन है, यदि ये विंड स्क्रीन है, तो ये विंड स्क्रीन के नॉर्मली जो आना चाहिए वो रेन आना चाहिए। तो ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू कार। ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देख लो, पढ़ लो एक बार चाहो तो। और ये विंड स्क्रीन के क्या है? नॉर्मल है। तो जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो मैंने यहाँ पे आपको आपके लिए ड्रॉ कर दी। अब हमें बताना था वर्टिकल के साथ, तो लेट्स से ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा? अल्फा होगा। देख लो अच्छे से, और जो वेलोसिटी ऑफ कार है वो दिया है आपको 2 मीटर
पर सेकेंड। सोच लो अच्छे से। और जो वेलोसिटी रेन की दी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो 6 मीटर पर सेकेंड दी है। तो बड़ा आसान सा हो गया यार ये। तो यहां से टेन अल्फा हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 2 है, अपॉन बेस कितना है 6। तो बस देखो, क्वेश्चन यदि समझ में आ गया है, तो सिचुएशन हमने ठीक से ड्रॉ कर ली है, तो बड़ा आसान होता है, 1/3। तो इसका ये आंसर हो गया। और एक बार देख लो बिल्कुल क्लियरिटी है कि नहीं है, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, जैसा बोल रहा है वैसा बनाते जाना है, करना होता है वर्क। ऐसे यदि आप सोचोगे कि पूरा का पूरा दिमाग में विजन करो, तो वो नहीं हो पाता, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। तो यदि आपने ठीक से उसको लिखा है, तो बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सोच लो, फिर आगे प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13। फिगर shows a hemisphere of supported rod। ठीक है, hemisphere is moving right with uniform velocity v2, uh, and the end of the rod which is in contact with ground is moving left with a velocity v1। The rate at which the angle theta is decreasing will be। ठीक है, जैसा सिचुएशन है वैसे ही करते जाते हैं। यहाँ पे यदि हम गौर से देखें, तो ये डिस्टेंस लेट से हम x एज्यूम कर लें। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। ये सेंटर से ये डिस्टेंस x एज्यूम कर लेते हैं। तो बेसिकली ये x इसलिए हमने किया क्योंकि ये वेलोसिटीज जो हैं v1 और v2, इन्हीं के बीच का सेपरेशन ये है, और इन्हीं का रेट ऑफ चेंज वो आपको ये मतलब वेलोसिटी जो है वो x का रेट ऑफ चेंज में रिलेशन देगा। यहाँ से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो बेसिकली रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x मतलब dx/dt प्लस का ये v1 प्लस v2 देगा। ठीक है, ये पढ़ा भी होगा। और यदि यहाँ पर साइन थीटा की बात करूं, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब r/x। तो यहाँ से dx/dt लिखें, तो dx/dt इज इक्वल टू -r, सॉल्व कर लो फटाफट, कॉसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा बाई डी टी। और हमें निकालना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ थीटा। यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है।
तो यहां से dx बाई dt बेटा हम फाइंड कर चुके हैं, वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस v1 प्लस v2 साइन स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, r cos थीटा। ये आपका फाइनल आंसर है। और एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। तो बेसिकली सिचुएशन को ठीक से ऑब्जर्व करना होता है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, वो भी डिस्कस कर सकते हैं, यदि चाहिए तो मैं बता दूंगा। एक कंसेप्ट आता है कि नॉर्मल के लॉन्ग, यदि इनके बीच में कांटेक्ट रहना है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लॉन्ग यदि नॉर्मल कांटेक्ट बना रखना है तो नॉर्मल के लॉन्ग भी इन दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ये कांटेक्ट मेंटेन हो पाएगा। तो वो उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस तरीके का आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। बेटा क्वेश्चन नंबर 14, जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ठीक से। टू पार्टिकल ए एंड बी आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टेंस एल। जैसा है वैसा बनाते जाते हैं। ये आपका ए है और ये आपका बी है, इनके बीच का सेपरेशन एल है। एट इक्वल टू 0 पर ये सिचुएशन गिवन है। पार्टिकल ए स्टार्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। इधर जो एक्सेलरेशन है वो ए है और इसका एक्सेलरेशन बी है। देख लो आगे, along line perpendicular to the initial line joining A and B. At the same moment, particle B start moving with acceleration of constant magnitude. इसका magnitude constant है, तो यहाँ पर ये है acceleration इसका B, और which is greater than A, such that particle B always point towards instantaneous position of A. मतलब कहने का ये है कि यदि आफ्टर सम टाइम यदि ये फाइनली यहाँ पर मीट करते हैं तो बी का जो पोजीशन होगा या बी का जो पाथ फॉलो करेगा वो कुछ ऐसा फॉलो करेगा और फाइनली इस पॉइंट पे जाके क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। यदि किसी इंस्टेंट टी पर बात करें तो एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पे ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी होगा। लेट्स से वो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है और इसी ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये पॉइंट कर रहा होगा ए को ऑलवेज, और ए का डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये है। तो ये जो आपका एंगल होगा ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब यहाँ पे यदि वी ए की बात करूं तो वी ए क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइनेमेटिक्स 80, और जो वी बी का वैल्यू होगा वो आपका होगा बी टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी वो होगी वी बी माइनस वी ए कॉस ऑफ थीटा। ये कंपोनेंट इसका हो जाएगा वी ए कॉस ऑफ थीटा। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा और वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस, तो डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन दैम। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वी बी होगा बी टी और वी ए होगा ए टी इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से माइनस डी एस इज इक्वल टू वी बी इंटू टी, बी इंटू टी डी टी माइनस ए टी कॉस थीटा इंटू डी टी। इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रल ऑफ डी एस माइ डी एस, और इनिशियल सेपरेशन एल है, फाइनली जब मीट कर जाते हैं तो जीरो हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बी इंटीग्रल ऑफ टी डी टी, और लेट्स से टाइम टी टाइम पे मीट करते हैं, ये कांस्टेंट है बाहर ले लिया बेटा, टी कॉस थीटा इंटू डी टी, और ये जीरो से टी।
अब पंगा ये आ रहा है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका s माइनस के साथ और लिमिट L to 0, ये हो जाएगा b t² by 2 लिमिट 0 से t और माइनस a इंटीग्रल t cos ऑफ थीटा dt। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। इस इंटीग्रेशन में कौन कौन से वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल तो आपका टाइम है और दूसरा वेरिएबल थीटा है। तो इसका अब प्रॉब्लम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करूं तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, ये तो हो जाएगा L इज इक्वल टू BT² by 2, और ये वैसे ही का वैसे ही रहेगा, माइनस a इंटीग्रल t cos ऑफ थीटा dt। और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, यहाँ से एक बात हमें क्लियर है कि जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन दोनों का क्या होगा? सेम होगा। और हॉरिजॉन्टल सेपरेशन दोनों का सेम होगा तो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जो ए का होगा वो होगा आपका इक्वेशन सेकेंड ऑफ काइनेमेटिक्स, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, AT²। और जो बी का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन होगा वो होगा BT cos थीटा dt और इंटीग्रल 0 to t। यहाँ से हाफ AT² इज इक्वल टू b इंटीग्रल 0 to t cos ऑफ थीटा dt। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड। जरा इसको समझ लो अच्छे से। जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन होगा वो दोनों का सेम होगा टी टाइम पे। ये लेट से ये पॉइंट जो है ये आपका डी है, तो जितना हॉरिजॉन्टली ए चला होगा उतना ही डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया होगा? बी ने भी ट्रेवल किया होगा। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन से वाले पैरामीटर बेटा रिस्पॉन्सिबल होंगे? हॉरिजॉन्टल वाले पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। और जो टाइम का वैल्यू आ रहा है, सॉल्व कर लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वो आ जाएगा √2BL डिवाइड बाई B² माइनस A²। देख लो अच्छे से। और हमें चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसका? बी का। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी का चाहिए, तो इक्वेशन सेकेंड ऑफ काइनेमेटिक्स बी के लिए अप्लाई कर दें। तो UB इंटू टी प्लस हाफ b इंटू टी², क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई b, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ b और t², t का वैल्यू रख देते हैं तो रूट हट जाएगा 2BL डिवाइड बाई B² माइनस A²। तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका LB² बाई B² माइनस A²। जरा कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा डिस्टेंस ट्रेवल। तो अच्छा प्रॉब्लम है, इसको आप एक बार देख सकते हो ठीक से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें जो गिवन है, a 2 meter wide truck is moving with uniform speed v0 8 meter per second along a straight horizontal road. A pedestrian start to cross the road with a uniform speed v when the truck is 4 meter away from him. The minimum value of v so that he can cross the road safely. अच्छा, तो उसको कुछ किसी एंगल पे उसे क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा मिनिमम के लिए। तो यहाँ पे गौर से देखो तो
हमें इसका विड्थ गिवन है, ये विड्थ कितना दिया है बेटा 2 मीटर और ये 4 मीटर दिया है। यहाँ से यदि हम देखें तो ये डिस्टेंस आपका कितना है 2 मीटर, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो जो ट्रक का डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो ये होगा, और ट्रक का डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा यदि उसका वैल्यू देखें तो वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक, वो होगा 4 प्लस 2 कॉट थीटा। इस वाले ट्रायंगल में आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करके ए सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और ए सी का वैल्यू आएगा 2 कॉट थीटा। अच्छा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई क्या हो गया, अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, और किस स्पीड से जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ये टाइम किसने लिया, ट्रक ने लिया, और उतने ही टाइम में मैन को क्या कर जाना चाहिए, बी से सी पे पहुंच जाना चाहिए, क्रॉस कर जाना चाहिए। इसका मतलब सेफ क्रॉसिंग हो जाएगी। तो जो टाइम टेकन बाई बी हो जाएगा वो हो जाएगा, जो बी से सी का डिस्टेंस होगा वो देख लो, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, वो होगा 2/sin थीटा, और उसका स्पीड जो है वो v है, ये एज्यूम किया हमने। तो यहाँ से स्पीड का वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपका, देख लो सिंप्लीफाई कर लो, 8 डिवाइड बाई 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद प्योर मैथमेटिक्स है, ये इक्वेशन हो गई। अब मैक्सिमा, हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम या मैक्सिमम के लिए हमारे पास वही ऑप्शन है, डी वी बाई डी थीटा को क्या कर दें हम, 0 से इक्वेट कर दें। तो इस यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है tan थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा इज इक्वल टू 2। अब tan थीटा है हमारे पास, तो यहाँ से sin थीटा और cos थीटा उसका वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा √5। तो यहाँ से sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2/5, और cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/√5, सॉरी √5। ये वैल्यू हम कहाँ, इस v में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम वैल्यू ऑफ v आएगा वो आ जाएगा आपका 8/2 इंटू 2/√5 प्लस 1/√5। सिंप्लीफाई कर लो तो ये 8/√5, ये आ जाएगा रफली 3.57 मीटर पर सेकेंड। अच्छा प्रॉब्लम है, एक बार देख लो। चलिए, तो इसी सीरीज में नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की कुछ गुड प्रॉब्लम्स। और इसमें यदि काइनेमेटिक्स में आपको और प्रॉब्लम्स की रिक्वायरमेंट है चाहिए तो मैं और प्रॉब्लम की वीडियोस बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी रिक्वायरमेंट है।